नमस्कार। आज हम लोग फिर से हमारी जो मैरिज सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज फिर से मैं एक मैरिज पे एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे कि यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी सेवेंथ लॉर्ड जिस भी नक्षत्र में बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं कि हमारे लाइफ पार्टनर का बिहेवियर, उनके ट्रेड्स, उनका नेचर कैसा होगा, ये हम पता लगा सकते हैं सेवेंथ लॉर्ड इन अ पर्टिकुलर नक्षत्र। सप्तम भाव के स्वामी हमारे जिस भी नक्षत्र में बैठेंगे उससे हम चीज जान सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज की सप्तम भाव का जो हमारा स्वामी होता है वो किन भाव में बैठा है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस एंड सो ऑन, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि सेवेंथ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, सेवेंथ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमें ये पता हो कि सप्तम भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है, जैसे मान लीजिए सेवेंथ लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में बैठा है, मान लीजिए, तो इट मीन्स की फोर्थ हाउस इज द नर्चरिंग पार्ट, फैमिली एंड ऑल। तो वहाँ या उस एरिया में आपके लाइफ पार्टनर का बहुत इन्फ्लुएंस होगा आपके जीवन में। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हम पहले भाव चेक करेंगे, सप्तम भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है, फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं हम वहाँ से देखें और फिर हम बात करें कि सेवेंथ लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा है। एक बेसिक आइडिया कि हम लोग जानते हैं कि दे आर 27 नक्षत्रास, अश्विनी से लेकर जो आपका जो अंतिम नक्षत्र है रेवती। तो हर एक प्लैनेट किसी न किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में हमारे बर्थ के टाइम में सिचुएटेड होता है, ये हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे सपोज कीजिए कि भाई आपकी कुंडली जो है, मान लो कि भाई कर्क लग्न की, मान लीजिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके 10 नंबर होगा। मतलब कि सेवेंथ हाउस में जो आपकी राशि है वो मकर राशि है, कैप्रिकॉन साइन है। तो कैप्रिकॉन साइन के जो रूलिंग प्लैनेट है, स्वामी है, वो आपके सैटर्न बनते हैं, शनिदेव। शनिदेव किस नक्षत्र में बैठते हैं वो हम चीज जज करेंगे। या सुनो, या सुनो, हाँ, एक और बात की, हर नक्षत्र के 4 चरण, 4 पद होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका सेवेंथ लॉर्ड नक्षत्र के किस पदा में है। खैर फिलहाल मुझे नहीं पता कि वो आपके नक्षत्र के किस पद में है, चौथे पद में, तीसरे में, दूसरे में, पहले चरण में कहाँ पर स्थित है, तो वो मैं नहीं जानता। बट हाँ, हम एक जनरलाइज प्रेडिक्शन की यहाँ बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नक्षत्र। यदि आपके सेवेंथ लॉर्ड यदि अश्विनी नक्षत्र में है, यदि वो अश्विनी नक्षत्र में है, तो ये क्या चीजें समझाता है हमें, ये हमें हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में क्या बताएगा, उसकी बात करते हैं। देखिए, कुछ बातें समझिए आप। पहली बात की, जो अश्विनी नक्षत्र है ये मेष राशि में पड़ता है, ये मेष राशि में है, एरिस साइन में आपके, ये कहते हैं। एक बात तो पहली चीज। दूसरी बात कि अश्विनी नक्षत्र को जो रूल करते हैं वो प्लैनेट है केतु। मतलब कि आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये केतु गवर्न नक्षत्र है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो आप कह सकते हैं कि नेचर के ट्रेट होंगे आपके लाइफ पार्टनर में, वो कहीं ना कहीं केतु से एसोसिएटेड होंगे। तो केतु इज द रूलिंग प्लैनेट ऑफ दिस नक्षत्र। एंड चूंकि ये नक्षत्र आपके अश्विनी राशि में पड़ता है, तो अश्विनी राशि को कौन रूल करते हैं, उससे रूलिंग प्लैनेट कौन है आपके, दैट इज द मार्स। ठीक, तो मार्स की एनर्जी देखेंगे आप, एक केतु देव की एनर्जी आप देखेंगे यहाँ पर, और एक की इस नक्षत्र के जो देवता है, हर एक नक्षत्र का कोई ना कोई डीटी होता है, वो आपके यहाँ पर अश्विनी कुमार है, अश्विनी कुमार है। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट कि इस नक्षत्र से जो सिंबल एसोसिएटेड है वो है हॉर्स। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो घोड़ा है उसका मुंह आप कह लीजिए, या एक्चुअली अश्विनी कुमार जो है ट्विंस है, ये क्या ट्विंस है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने अलग अलग नक्षत्रों पे बहुत डिटेल वीडियो बना रखे हैं। अगर आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अश्विनी नक्षत्र किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। तो वापस सुनिएगा, ये जो 4 पॉइंट लिखे मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनकी हेल्प से हम जज कर पाएंगे कि हमारे लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा यदि हमारा सप्तम भाव का स्वामी अश्विनी नक्षत्र में स्थित है। तो चलो, पहली बात एरिस। तो ये जो मार्स है, ये जो मार्सन क्वालिटी है आपको, केतु की एनर्जी,
और अश्विनी नक्षत्र के जो आपके देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं, जो कि ट्विंस है। और ये आप कह सकते हैं कि इन्हें हम सूर्य से जोड़कर भी देखते हैं। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा फिलहाल यहाँ पे। और जो सिंबल है आपका वो आप कह सकते हैं कि जो घोड़ा घोड़ा है, हॉर्स है, उसका जो फेस है उसे हम लोग इस नक्षत्र से एसोसिएट करके देखते हैं। अब देखिए क्या इससे क्या मालूम पड़ता है। पहली बात तो कि ना, चूंकि ये केतु बेस्ड नक्षत्र है, तो आपके लाइफ पार्टनर में एक बहुत 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 प्यारी सी क्वालिटी होगी कि वो चीज़ों को भूल सकते हैं। भूल सकने का मतलब मेरा कि शायद इंसान कहीं बार बहुत बड़ी गलती भी कर दे तो वो लेट गो, उन्हें माफ भी कर दे एक बार। इट इज द क्वालिटी ऑफ केतु। दूसरी बात, केतु जो है वो इंटेंस चीजों को रिप्रेजेंट करता है। केतु को हम लोग है ना पास्ट लाइफ से जोड़कर देखते हैं। तो आपके लाइफ पार्टनर के पास एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होगा। कहीं बार इस प्रकार के भी हो सकते हैं कि जो चीजों को घटित होने से पहले उन्हें आभास हो जाए, इट इज द इंट्यूशन वाला पार्ट आप हो सकता है। कहीं बार जो उनका सिक्स्थ सेंस आप जिसे हम लोग कहते हैं बहुत स्ट्रांगली काम करता हुआ देखा जाता है। हम अश्विनी कुमार की बात करें, ये ट्विंस हैं। इन्हें हम लोग अश्विनी कुमार, इन्हें हम लोग जो जो बेसिकली आप कह सकते हैं मेडिकल फील्ड में, या आप कह लीजिए कि जो हीलिंग क्वालिटी है वो इनके पास है। हीलिंग क्वालिटी का मतलब कि आपके लाइफ पार्टनर इस प्रकार के हो सकते हैं कि यदि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी हैं, अगर आप उनके पास आकर बैठते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो वो अपने शब्दों से, अपने हाव भाव से आपकी प्रॉब्लम को या आपको लाइट फील करवा सकता है। दैट इज द हीलिंग क्वालिटी जो इनके पास बाय बर्थ है। तो हाँ, ये भी पॉसिबल है कि मान लीजिए आपके सेवंथ लॉर्ड ऑफ कनेक्शन के सिक्स्थ और टेंथ से अगर बन रहा है, तो ये पॉसिबल है कि आपके लाइफ पार्टनर जो है वो किसी मेडिकल फील्ड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हों। बट हाँ, ये ज़रूर है कि उनके शब्दों में इतनी ताकत ज़रूर होगी, या उनके पास चीज़ों को सहन करने की ताकत इतनी ज़रूर होगी कि मान लीजिए आप उन पे बहुत गुस्सा भी अगर, तो एक बार आपकी बात शायद आपको वो वापस रिटेलिएट ना करे, एक हद तक आपको सुने, तो उसके बाद अपने शब्दों के थ्रू वो आपको हील करने की कोशिश करें, या अपने शब्दों के थ्रू रिलेशनशिप को ऐसा इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करें कि जहाँ हमें लगे कि हाँ ठीक है, नाउ थिंग्स आर बैलेंस्ड। तो ये उनमें बहुत अच्छा गुण है। दिस इज व्हाट द क्वालिटी ऑफ अश्विनी कुमार आप ये कह सकते हैं। हॉर्स हॉर्स इज व्हाट एक ऐसा आप कह सकते हैं जानवर जो कि बहुत फुर्तीला है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ पार्टनर ऐसे कुछ होंगे जो कि बहुत फुर्तीले होंगे। अगर आपने कोई काम बोले करने को, तो वो बहुत कम समय में उस काम को कर सकते हैं बाकी कंपैरिजन में। ये आपके लाइफ पार्टनर का नेचर हो सकता है। कहीं बार एक कहते हैं ना कि जहाँ उनकी ज़रूरत है वो वहाँ फटाफट से पहुँचते हुए देखे जाते हैं। दिस इज व्हाट द क्वालिटी ऑफ हॉर्स। अश्विनी कुमार को हम लोग इनिशिएशन से जोड़कर भी देखते हैं। इनिशिएशन मतलब कि आपके लाइफ पार्टनर ऐसे कुछ हो सकते हैं कि अगर उन्हें कोई काम करने को दिया जाए या कोई बिजनेस उन्हें स्टार्ट करने को दिया जाए, तो उनसे बेटर इनिशिएशन, उनसे बेटर स्टार्टिंग कोई नहीं कर सकता। किसी काम में जब वो एक बार लग जाते हैं तो बहुत बहुत परफेक्टली उसको स्टार्ट करते हैं, उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से उसके हिसाब से वो प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी आप कह लीजिए वो सारा करते हुए दिखे आता है। बट यहाँ एक ड्रॉबैक भी है, नेगेटिव साइड भी है कि उनमें पेशेंस बहुत कम देखा जाता है। साथ ही साथ कि कहीं बार बिना सोचे समझे वो डिसीजन लेते हुए दिखे आते हैं लाइफ में, चाहे वो अब रिलेशनशिप को लेकर हो या फाइनेंस को लेकर हो, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स भी देखने पड़ते हैं। बिकॉज रिमेंबर, केतु की एनर्जी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो आप कह लीजिए एक्सट्रीम साइड भी है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन, या कहीं बार जहाँ सोच समझ के मैं बोलना चाहिए वहाँ बिना सोच समझे वो बोलते हुए दिख जाता है बहुत एक्सट्रीम हद तक। तो फिर रिश्तों में थोड़ा सा आप कह लीजिए कि खासकर इनिशियल ईयर का मतलब कि इनकी लाइफ आप ऐसा कह सकते हैं कि इनिशियल लाइफ में इनके काफी सारा स्ट्रगल होता हुआ दिखा है। स्ट्रगल से मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ जरूर होगा कि इनकी जो ग्रोथ है लाइफ में वो फर्स्ट पार्ट की बजाय सेकेंड हाफ में ज्यादा स्ट्रांगली होती हुई देखी जाएगी, या बोल सकता है। हाँ, एक और बात की जैसे हॉर्स से हमने कहा कि दे आर व्हाट की जो बहुत बहुत स्पीड से काम करते हैं। तो कहीं बार ये भी पॉसिबल है कि जैसे हॉर्स है ना, हमेशा जवान सा लगता है हमें, कहते हैं हॉर्स इज व्हाट टाइप ऑफ एनिमल, जिससे हम लोग जब भी हम दिमाग में आता घोड़ा या हॉर्स, हमेशा कोई वर्ड अगर
इमेजिन भी अगर हम करते तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ जो एवरग्रीन सा होगा, कभी बूढ़ा नहीं होता होगा। तो हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर की एज मान लीजिए 40 है बट वो 35 के लगते हैं। ऐसी कुछ बातें भी आप कह सकते हैं। सो पॉजिटिव साइड में चीज़ें ये है कि इनिशिएशन बहुत अच्छा करते हैं, रिश्ते की शुरुआत बहुत अच्छा करेंगे, हर चीज़ में आप इनिशियली बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बट लास्ट तक कैसे पहुँचे, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चीज़ों को एक फिनिश नहीं कर पाते। इज द प्रॉब्लम देयर। बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, पेशेंस बहुत कम होता है। तो कई बार बिना सोचे समझे, बिना सुने किसी की बात भी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट। हाँ, द बेस्ट क्वालिटी, द बेस्ट पार्ट ऑफ केतु इज व्हाट, कि जो केतु की एनर्जी और जो मार्स की एनर्जी जब कंबाइन होती है, तो मार्स केतु कॉम्बिनेशन इज व्हाट, जो केतु खुद अपने आप में जो है एक्सट्रीमिटी को रिप्रेजेंट करता है। मार्स इज द एग्रेशन। सो पहली बात तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ पार्टनर को कोई ब्लड रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो। देखो मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा कि कोई क्रॉनिक डिजीज होगा, समहाउ की स्किन प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें, समहाउ कि आप कहते हैं कि उनका जो व्हाट वी से स्टमक डाइजेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, भी कह सकते हैं। बट हाँ, मार्स की तो की एनर्जी अगर आप चैनलाइज कर लेते हैं, मतलब लाइफ पार्टनर का ऐसा बिहेवियर होता है कि कभी कभी तो बिल्कुल शांत, बहुत खुश, अगले ही पल बिल्कुल एग्रेशन में। यही चीजें हम बातें जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अश्विनी नक्षत्र। और एक और बात की, जो मेष राशि हमारी ये स्थिर फिक्स साइन है, स्थिर राशि है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि उनके जो विचार है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो तटस्थ है। मान लीजिए अगर किसी किसी पर्टिकुलर रिलीजन में, ऑब्वियसली किसी रिलीजन में होंगे, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर, सपोज के एग्जाम्पल तो अभी मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक्स आदमी को वो मानते हैं, पूछते हैं, उनकी लाइफ में वो आइडल है। तो अब वो एक्स पर्सन जो है अगर कुछ गलत भी कर दे तो इनके जो विचार है वो उसको उनको लेकर तटस्थ है, ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को लेकर। उन्हें लगा कि नहीं, वो इंसान ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। और इनकी जो खुद की विचारधारा है उसे भी बदलना इतना आसान नहीं है। मान लीजिए कई वर्षों से मान लीजिए एक चीज इनके दिमाग में बैठ गई कि ये चीज ऐसे ही होती है या ये चीज यही है, फिर सामने वाला या आप उन्हें कन्विंस कर पाए कि नहीं, इस इस पर्टिकुलर चीज के दो पहलू भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस, उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को बदल पाना बहुत मुश्किल होता है। और ध्यान रखिए, मैंने कहा कि बार बार मैं केतु का जिक्र कर रहा हूँ। सो ये जरूर है कि जब ये प्रेम भाव में है तो पूर्ण रूप से समर्पण दिखाता है, हमेशा पूर्ण रूप से समर्पण दिखाएंगे, बिकॉज केतु इज नॉट द सेल्फलेस लव। पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे आपके साथ ही। पर जैसे ही इन्हें थोड़ा भी ऐसा लगा कि आपके एंड से चीजें बहुत कम एफर्ट से आपके एंड से, या एक एक क्योंकि इंट्यूशन है, इन्हें लगा कि आप किसी तरह से इन्हें चीट कर रहे हैं या इनका सपोर्टिव नहीं है, तो फिर जो ये मार्स की जो एनर्जी है और फिर जो हॉर्स की जो व्हाट वी से कि एक तरह की इंटेंसिटी जो एक स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, फिर जो कॉम्बिनेशन जो क्रिएट होगा मास की तो एनर्जी और साथ में उसमें एक्सट्रीम स्पीड क्रिएट होगी, तो फिर ऐसा कुछ कि फिर शायद आप उन्हें संभाल ना पाए, फिर वो किसी की नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका सप्तम भाव का स्वामी यदि अश्विनी नक्षत्र में है तो आपको ये चीज सीखनी होगी कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपको चीजों को बैलेंस करके चलना होगा। बिकॉज आप केतु को, लाइफ पार्टनर को एक हद तक ये कर सकते हैं कि वो आपकी बातें माने, एक हद तक आप डोमिनेशन दिखा सकते हो, बट जब वापस रिटेलिएशन आएगा मार्स केतु की एनर्जी का, शायद उसे आप फिर बर्दाश्त ना कर पाए। सो द ओवरऑल अगर हम कहें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि हमें यहाँ ये सीखना होगा कि कैसे हम माई लाइफ को, जो हमारे लाइफ पार्टनर बनेंगे उनका हम कैसे बैलेंस करके चलें। बिकॉज अगर आप सोचेंगे कि नहीं सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, तो फिर ये जो एनर्जी है, ये केतु एंड मार्स की जो एक्सट्रीम साइड, फिर आप उसे झेल नहीं पाएंगे। रिमेंबर कि जैसे मैंने कहा कि केतु मार्स की वो एनर्जी है कि दे आर टाइप ऑफ मिशन इम्पॉसिबल इंडिविजुअल, कि ऐसा कोई काम जो कोई नहीं कर सकता हो वो केतु मार्स की एनर्जी कर सकती है। और फिर इसका नेगेटिव साइड भी है कि जब भी योग बनता है, केतु और मार्स जब कंजंक्ट होते हैं बहुत क्लोज स्पेस में, जब केतु और मार्स और डिग्री वाइज बहुत क्लोज आ जाते हैं, तब
जो बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज कह लीजिए आप, या जो आपका जो 26/11 का जो अटैक है, सॉरी मैं याद नहीं कर पा रहा, जो यूएस में जो अटैक हुआ था पेंटागन पे, उस समय भी अगर आप देखेंगे तो कीतु मार्स आर व्हाट, दे आर क्वाइट क्लोजली कंजंक्ट बाय डिग्री वाइज। सो इस एनर्जी को बैलेंस करना आपको सीखना होगा। और केतु जब भी किसी नक्षत्र के साथ जुड़े हैं, वो ये दिखाते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर या जिस हाउस के साथ वो एसोसिएटेड है, वो हाउस आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो केतु की एनर्जी हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक मेरा छोटा सा एनालिसिस था, यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी अश्विनी नक्षत्र में है तो। सुनाओ, यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी यदि आपके भरणी नक्षत्र में अगर है, यदि आपके 7th लॉर्ड भरणी नक्षत्र में है तो क्या होगा? देखिए, भरणी नक्षत्र भी जो है हमारा, ये भी आपके मेष राशि में आता है, एरिस साइन में है, एक बात है। दूसरी बात, इसके जो रूलिंग प्लैनेट है हमारे, वो शुक्रदेव है, वीनस है, वीनस। तीसरी बात, जो सिंबल है वो आपका योनि है, फीमेल वजाइनल पार्ट जिसे लोग कहते हैं। और ये तो की बात सिंबल की। एक जो इस नक्षत्र के जो देवता है हमारे, जो डीटी है, वो आपके यमदेव है। तो देखिए, यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी यदि भरणी नक्षत्र में है और ये नक्षत्र पूर्ण रूप से मेष राशि में आता है, तो क्या चीजें पॉसिबल है? देखिए, पहली बात आप समझिए, यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो 2 तरह के प्लैनेट्स का है। मेष राशि पूरी तरह से पड़ती है आपके, सॉरी, मेष राशि को जो रूल करते हैं हमारे, वो है मंगल देव। तो यहाँ आपको एक तो मार्स और वीनस की एनर्जी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इनके जो डीटी है वो यमदेव है, और सिंबल इनका योनि है। तो क्या क्या चीजें निकल के आती है? पहली बात, अगर हम सिंबल की बात करें, योनि वजाइनल पार्ट जो है फीमेल, तो अब देखो, योनि को हम लोग है ना क्रिएशन से जोड़कर देखते हैं, हम उसे सृजनता से जोड़कर देखते हैं। तो दे हैव ए वेरी इंटेंस, आपके लाइफ पार्टनर जो होंगे, दे वेरी इंटेंस प्रोबेबिलिटी कि वो कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी नया क्रिएट से मतलब मेरा इतना सा है यहाँ पर कि हाँ, वो आपके घर को बना सकते हैं। अगर आपका फैमिली में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं भी अगर है, तब भी आपके लाइफ पार्टनर पूरा घर चला सकते हैं। दिस इज द ब्लेसिंग, वी कैन से दिस इज द ब्लेसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात की, यमदेव जो है वो डिसिप्लिन को दिखाते हैं। देखो, मैं बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा, बिकॉज मैंने पहले भी अलग अलग नक्षत्रों में बहुत डिटेल वीडियो बनाए हैं। भरणी नक्षत्र का भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरफ तो बात हो रही क्रिएशन की, एक तरफ बात हो रही डिसिप्लिन की। तो ये इस तरह से है कि अगर आप वहाँ इस प्रकार से बिहेव करते हैं लाइफ पार्टनर के साथ कि समहाउ कि आप थोड़ा डोमिनेंट होते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ही बातें मानी जाएं और सामने से रिटेलिएशन ना आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। Because the energy is what somehow they are discipline as well as creation. So आपको उनके साथ बैलेंस करके चलना होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो भरणी नक्षत्र है, इसको हम लोग जैसे मैंने कहा कि तो ये इस इज नॉट लिंक टू रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लिंक्ड है। भरणी का मतलब होता है जो भरण करने वाला है, भरण करने वाला। जी, मैंने बात रखी पहले कि ना, भरण करने वाला से मतलब मेरा कि जो इंसान खुद में इतना कैपेबल है कि अगर उसे कोई सपोर्ट नहीं भी करे तो भी अपने आप को वो जीरो से एक्सट्रीम तक ले आ सकता है। दैट कैपेसिटी ही और शी हैव, एक बात पे। दूसरी बात, जब हम मार्स और वीनस की एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पर, सो पहली बात कि आपके लाइफ पार्टनर इस प्रकार के जरूर होंगे कि उन्हें सभी भौतिक सुख सुविधाएं, लग्जरी बहुत जरूरी है। और एक और बात कि आपके से जो भरणी शब्द को अगर मैं कंबाइन करूं वीनस के साथ, शुक्र के साथ, शुक्र की एनर्जी के साथ, तो आपके लाइफ पार्टनर इस प्रकार के हो सकते हैं कि
वो आपको एज अ मदर, जो मदर एक नर्चरिंग पार्ट शो करती है, क्योंकि शुक्र जो है वो प्रेम को भी दिखाता है, शुक्र जो प्रेम को भी दिखाता है। और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं योनि और प्रेम का जो संबंध कह लीजिए आप, देखो उसको मैं सेक्सुअलिटी की तरफ नहीं ले जा रहा, ये उस प्रकार का संबंध है कि योनि से बच्चे का जन्म होता है, हम जानते हैं ये चीज। और जो मात्र प्रेम वाला भाव इस प्रकार से है कि आपके लाइफ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि मान लीजिए जीवन भर आपके कोई बहुत अच्छे फ्रेंड नहीं रहे, या आपको बहुत अलग अलग डायरेक्शन से सपोर्ट नहीं मिला इमोशनली, तो आपके लाइफ पार्टनर ऐसे हैं जो आपको एक इमोशनल डेप्थ दे सकते हैं, इमोशनल वार्मनेस प्रोवाइड कर सकता है। मतलब कि वो आपकी तरह आपके लिए मदर फिगर भी हो सकते हैं। मतलब कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, जब मेरा कोई भी नहीं तो माँ मेरे साथ रहती है, ऐसी बातें कही जाती है। ऑब्वियसली ये बात यथार्थ भी है। तो आपको जो जीवन साथी मिलेगा वो इस प्रकार का मिलेगा कि जो आपको जो भी इमोशनल डेप्थ रिक्वायर्ड है जीवन में, जो प्रेम स्नेह रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ आपको देता हुआ दिखा जाएगा। बट साथ ही ध्यान रखिएगा, हम योनि को डिस्ट्रक्शन से जोड़कर भी देखते हैं, यम देवता को हम डिस्ट्रक्शन से जोड़कर भी देखते हैं। अगर स्थिति ऐसी बनती है कि जहाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है, अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप चाहते हैं कि नहीं सारी बातें आपकी ही मानी जाए, तो फिर वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन है। बिकॉज आप जो देवता हैं, हर एक नक्षत्र के कोई ना कोई देव हैं जो उस नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर आपको वो स्ट्रॉन्ग पुश, स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये बात। हाँ, एक और बात कि यहाँ जो मार्स और वीनस की बात कर रहे हैं, ये जो कंबाइंड एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो आपका लाइफ पार्टनर बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल है कि बिकॉज ऑफ वीनस, और वीनस में जो प्रेम है, जो लग्जरी है, जो क्रिएशन है, उसको जब मार्स का एग्रेशन मिलेगा, मार्स का पुश मिलेगा, तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, वो एक अच्छे आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, इस तरह के फील्ड में वो हो सकता है। और दूसरा कि संभव कि वो इस प्रकार के होते हैं जिनके पास पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मार्स इज द एग्रेशन और वीनस इज अबाउट द इनर डेप्थ ऑफ आर, हमारा जो अंदर का जो प्रेम है, जो हम लोग हमेशा बच्चों के साथ दिखाते हैं, हमारी वाइफ के साथ शो करते हैं, हमारे हस्बैंड के साथ शो करते हैं, जो एक इंटरनल डेप्थ जो है, जब वहाँ मार्स की एनर्जी को मिलेगी। और चूंकि मेष राशि में पड़ रहा है, मेष राशि एक स्थिर राशि है, तो हमारे जो विचार हैं, पहली बात तो उन्हें, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा थॉट प्रोसेस है, उसको वो स्थिर करता है। स्थिर दो तरह से ऐसे कह लीजिए कि एक तो कि हम इजीली किसी और की बातें नहीं मानते हैं, दैट इज व्हाट द फिक्स साइन या स्थिर राशि जो मेष राशि उसको रिप्रेजेंट करता है। बट साथ ही ये भी दिखाता है कि हम कुछ चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं। अगर मान लो कि मैं बुक पढ़ता हूँ, सपोज कीजिए, तो जो शब्द है वो शब्द के पीछे पीछे क्या अर्थ है, या उसको अगर हम इलाबोरेशन करें तो वो किन किन डायरेक्शन में जा सकता है, तो ये सारी क्वालिटी भी आपको, ये जो कॉम्बिनेशन है मार्स वीनस का इन अ फिक्स साइन एरेज में आपको देखने को मिलता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि आपको एक लाइफ पार्टनर, क्रिएटिव लाइफ पार्टनर चाहिए, जो साथ में रिस्पॉन्सिबल, अनडाउटेडली अगर सप्तम भाव के स्वामी आपके भरणी नक्षत्र में है, तो मान के चलिए आपके लाइफ पार्टनर के साथ ये चीज तो है ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली निभाएंगे। नाउ इट्स ऑन यू कि आप कितना अपना बेस्ट दे पाते हैं, दिस इज द पॉइंट। सो ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था। यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी भरणी नक्षत्र में है तो इस प्रकार के फल आप देख सकते हैं। सो नाउ यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी, यदि वो कृतिका नक्षत्र में है, तीसरे नंबर के नक्षत्र में है, तो किस प्रकार का नेचर आप अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सो यदि आपके जो आपका सप्तम भाव का स्वामी है, यदि वो कृतिका नक्षत्र में है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये जो नक्षत्र है ये 2 राशियों में पड़ता है, तो मेष राशि में और एक आपका वृषभ राशि है, टॉरस। तो यहाँ से हमारे पास मार्स की एनर्जी और यहाँ से वीनस की एनर्जी। हम जानते हैं कि हर एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं, तो जो शुरुआती पद है आपको मेष राशि में मिलेंगे आपको, और अंतिम पद जो आपको वृषभ राशि में मिलेंगे। तो वो चीज़ आप जरूर चेक कीजिएगा। सेकंड बात, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पार्ट कि
इस नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट है वो आपके हैं सूर्य, सन। सन इज द रूलिंग प्लैनेट। और साथ में इस नक्षत्र के जो आपके देवता हैं वो आपके हैं अग्निदेव। और अगर सिंबल की हम बात करें, यहाँ पर अगर सिंबल की बात करें तो कोई भी जो नुकीला हथियार होता है, नुकीला आप चाहे छुरी कह लीजिए इसे, कोई भी जो नुकीला हथियार होता है, एनीथिंग व्हिच कैन पेनिट्रेट, चाकू टाइप का कुछ कह लीजिए आप, या हाशिया जो होता है जिससे हम फसल काटते हैं, अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कोई हथियार जो थोड़ा सा नुकीला हो, उसे हम लोग कृत्तिका नक्षत्र से जोड़कर देखते हैं। अब देखिए, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके पास एक तो कि मार्शन एनर्जी, वीनस की एनर्जी, सन, अग्निदेव और सिंबल छुरी, ये जो कुछ कॉम्बिनेशन आप देख पाएंगे। तो पहली बात समझे, देखिए ये तय है कि यहाँ जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन है। तो अनडाउटेडली योर लाइफ पार्टनर इज व्हाट, की जिनकी एम्बिशंस बहुत ज्यादा होगी, जिनकी खुद से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होगी और आपसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होगी। समहाउ देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपके और उनके बीच में ईगो क्लैश हो, बिकॉज सन इज व्हाट द सोल सिग्निफिकेटर कि नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। साथ में ये भी है कि जो अग्निदेव का जो मूल नेचर है वो ये दिखाता है एक तो कि डिस्ट्रक्टिव साइड भी है और दूसरा कि शुद्धिकरण भी है। तो ये उस प्रकार के हो सकते हैं कि जो जो एक तो किसी प्रकार के व्हाट वी से, कोई अगर कहीं पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा कह लीजिए, या कोई जैसे कहते हैं ना किसी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उसे सहन नहीं करते। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम इन्हें रिटेलिएट कर सके। मान लीजिए आपका सप्तम भाव स्वामी जो है अगर कृत्तिका नक्षत्र में, तो डेफिनेटली कि आपके लाइफ पार्टनर जो वो होंगे वो रिटेलिएट करेंगे आपकी चीजों को लेकर। बहुत सारे ईगो क्लैशेस होंगे, बहुत तरह की डिबेट्स होंगी डेफिनेटली। हाँ, ये जरूर है कि दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके पास एक लीडरशिप क्वालिटी भी है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा खुद से और दूसरे से बहुत ज्यादा होगी, वो कुछ भी सहन नहीं करेंगे, किसी प्रकार का अपमान सहन नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जैसे हमने कहा कि जो सिंबल जो है, जो सिंबल ये जो है छुरी या ऐसा कुछ भी जो नुकीला सा हो, ये सिग्निफाई करता है कि कहीं बार दे आर ऑन दैट साइड की जो पहले एक्शन में बिलीव करते हैं फिर बातचीत में बिलीव करते हैं। तो कहीं बार इस प्रकार का कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाना, बिना चीजों को जाने रिएक्ट कर जाना, दैट इज व्हाट द कृत्तिका नक्षत्र। अब अगर मान लीजिए सॉरी, अब मान लीजिए कि आपका जो चरण है सप्तम भाव के स्वामी का, वो यदि वृषभ राशि के अंडर अगर आ रहा है, मतलब आखिरी चरण अगर है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उनके पास एक फिर सॉफ्टनेस भी होगी। सॉफ्टनेस ऐसा कि हाँ, वो इस प्रकार के होंगे कि वो लड़ाई झगड़ा होगा, पर जब प्रेम की बात आएगी तो फिर बिल्कुल ऐसा कि उनके लिए उनके जीवन में आपके अलावा कोई नहीं। दैट इज ऑल्सो, बट समहाउ एक हमेशा ये पार्ट जरूर रहेगा जहां रेस्ट्रिक्शंस, ईगो क्लैशेस ये आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर आप एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, वो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपका लग्न कौन सा है, आपका मून कहाँ बैठा है, किन नक्षत्रों में है, कि जो जो एग्रेसिव हो, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रखता हो, तो डेफिनेटली ये आपके लिए सपोर्टिव होगा। अदरवाइज फिर आपको यहाँ लाइफ में लेसन सीखने होंगे कि अपने शब्दों पे एक जो विराम, कि मुझे कुछ सोच समझ के बोलना है, ये चीज आपको सीखनी होगी। मैंने कृत्तिका नक्षत्र पे बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, आप वहां जाकर उसे जरूर देख सकते हैं। दूसरी बात की, यदि आपका जो सप्तम भाव का स्वामी है वो कृत्तिका नक्षत्र के शुरू के चरणों में है, पहले या दूसरे में है, तो फिर आपको एक मार्शन एनर्जी भी देखने को मिलेगी। फिर अगर मैं इसको पॉजिटिव साइड में देखूं तो फिर ऐसा है कि आपके लाइफ पार्टनर इस प्रकार का हो सकते हैं जो बड़ी सी टीम को इजीली हैंडल कर सकते हो। आप उन्हें कोई भी काम दे दें, कभी मना नहीं करेंगे, उसे करके दिखाएंगे, उनमें एक जिद होगी हमेशा। अब वो जिद कितनी नेगेटिव साइड में है, कितनी पॉजिटिव साइड में है, उसके लिए आपको देखना होगा कि आपका सप्तम भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है। तो ये भी जरूर है कि वहाँ जिद भी होगी। अब वो जिद, जुनून, जो ये जो शब्द है, यहाँ बहुत थिन लाइन है कि उसे अगर हम आगे क्रॉस कर दें तो चीजें फिर नेगेटिव हो जाती है।
यही आपका आपके लाइफ पार्टनर का बिहेवियर या नेचर या ट्रेट हो सकता है। सो अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कि योर सेवेंथ हाउस इज स्ट्रांग इनफ, सेवेंथ लॉर्ड इज प्लेस इन गुड हाउसेज, तो फिर ये है कि जो अग्निदेव का जो पहला भाव एक शुद्धिकरण, इस प्रकार से दिखाता है कि मैरिज के स्टार्टिंग लाइफ में आप लाइफ लेसन सीखेंगे, आप खुद को प्योरीफाई करेंगे, अपने मैरिज रिलेशन को प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई से मतलब मेरा है कि हमारे शुरुआती जीवन में, मैरिज के शुरुआती सालों में हम कुछ सीखेंगे अपने लाइफ पार्टनर से या हालातों से कुछ सीखेंगे, फिर हम बैलेंस कर लेंगे। यदि सेवेंथ लॉर्ड इज नॉट वेल प्लेस्ड इन द लग्न चार्ट एज वेल एज नवमांश चार्ट, तो फिर चीजें आपकी विषम हो सकती है जीवन में। तो ध्यान रखिए, आप समझिए, जब सन फायर एंड जो एक सिंबल है, जो एक हथियार है, धारदार हथियार जो है, अगर ये कंबाइन होंगे तो फिर चीजों को बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। रिमेंबर दैट थिंग। सो दिस इज व्हाट एक मेरा छोटा सा एनालिसिस था। यदि आपका सप्तम भाव में स्वामी कृतिका नक्षत्र में है तो इस प्रकार के फल आप देख सकते हैं, इस प्रकार के आपके लाइफ पार्टनर का नेचर हो सकता है। सो यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी यदि वो रोहिणी नक्षत्र में है, चौथे नंबर के नक्षत्र में है, तो हम किस प्रकार के हमारे लाइफ पार्टनर का नेचर, बिहेवियर, ट्रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए आपका सप्तम भाव का स्वामी जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है, तो देखिए पहली बात कि ये नक्षत्र पूर्ण रूप से जो है वो वृषभ राशि में आता है, टॉरस में, जिसके आपके रूलिंग प्लैनेट बनते हैं शुक्रदेव, वीनस की क्वालिटीज। सेकंड, जो इस नक्षत्र के रूलिंग प्लैनेट है, आप कह सकते हैं, वो है चंद्रमा, इट इज द मून। तीसरा, अगर हम इस नक्षत्र के देवता डीटी की बात करें तो वो आपके हैं प्रजापति, आप इसे क्रिएटर भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ टेक्स्ट में आपको ब्रह्मदेव लिखे हुए मिलेंगे, वहां देखेंगे कि ब्रह्मदेव बताया गया है। और द लास्ट वन, अगर हम सिंबल की बात करें यहाँ पर, तो सिंबल है यहाँ पर रथ। तो वैसे तो मैं इसको ब्लेस ही मानता हूँ। यदि आपके सप्तम भाव जो है उसके स्वामी यदि सही भाव में बैठे हैं, अगर सही भाव में बैठकर यदि वो रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, तो ये ब्लेस्ड सी मैरिड लाइफ को दिखाता है। इट इज अ ब्लेसिंग या ब्लेस्ड मैरिड लाइफ। व्हाई? पहली बात तो रोहिणी नक्षत्र को अगर मैं एक वर्ड में अगर बताना चाहूँ उनके बारे में, अगर, तो इट इज व्हाट कि दे आर हैप्पी पर्सन, जो जीवन में खुश हैं, खुश रहना चाहते हैं, लोगों को भी खुश रखना चाहते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ भी अपनी टांग लगानी है, वहाँ भी अपनी टांग लगानी है, या उसके मैटर में भी पढ़ना है, मैं उसके मैटर में पढ़ना। ये अपने रास्ते जाते हैं, वापस अपने रास्ते आ जाते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट। बहुत ज़्यादा इन्हें उससे मतलब नहीं है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, या मैं हर जगह अपनी टांग फंसाऊं या लड़ाई झगड़ों में पार्टिसिपेट करूं। नो, दे आर व्हाट अ टाइप ऑफ हैप्पी पीपल। दिस इज व्हाट। देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 4 डिफरेंट एनर्जीज देखने को मिलेगी। पहली एनर्जी, द एनर्जी ऑफ शुक्र। ये जरूर है कि दे आर टाइप ऑफ क्रिएटिव पर्सन, आर्ट, म्यूजिक, डांस, इनसे न बहुत प्रेम होता है। मतलब आपके लाइफ पार्टनर को इन चीज़ों से बहुत प्रेम, उसका लगाव हो सकता है। वो चाहते हैं कि जीवन में उन्हें सभी भौतिक सुख सुविधाएं मिलें, लग्जरी, कंफर्ट, या अगर मान लो किसी एक कंफर्ट जोन में अगर वो पहुंच गए तो फिर उस कंफर्ट जोन से बाहर आ पाना उनके लिए आसान नहीं है। तो कई बार ये लेजीनेस को भी दिखाता है कि एक एबिलिटी की हम जो कि हम वापस खड़े होकर, बूस्टअप होकर वापस चीज़ों को स्टार्ट करें, एग्जीक्यूट करें, वो थोड़ी सी यहाँ कम देखने को मिलती है। जैसा मैंने कहा कि दे आर व्हाट कि मैं खुश हूँ, आप खुश हो, दैट्स ऑल। बस मुझे जीवन से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा जीवन से कुछ चाहता भी नहीं हूँ, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। दिस इज द व्हाट वी से रोहिणी नक्षत्र। मून, सो ऑब्वियसली मून यहाँ आपकी जो नर्चरिंग एबिलिटी है, सौम्यता को दिखाता है। बहुत रेयर ही होगा कि ये बहुत ज़्यादा, देखो मैं फिर से कहूँगा कि 7th लॉर्ड इन ऑल हाउसेस पे मैंने वीडियो बनाया, उससे जरूर देखें।
ये बहुत रेयर है कि मान लीजिए 7th हाउस का स्वामी अगर सही भाव में नहीं है, अगर वो सही भाव में है तो मान के चलिए आपके लाइफ पार्टनर की वाणी बहुत सुंदर होगी, ही और शी इज गुड लुकिंग, सौम्यता उनके स्वभाव में आपको दिखेगी, सहज होगी लोगों से बात करना, बहुत ज्यादा या बेवजह के अपशब्द भी यूज नहीं करना किसी के लिए। दिस इज व्हाट द 7th लॉर्ड इन द रोहिणी नक्षत्र। प्रजापति इन्हें क्रिएटर या ब्रह्मदेव से जोड़कर भी देखा जाता है इस नक्षत्र को। तो ये जरूर है, मैंने कहा कि आर्टिस्टिक फील्ड में हो सकते हैं वो, या डेफिनेटली उनके पास कोई क्रिएटिविटी जरूर होगी अगर आप उसे पुश करें। मान लीजिए अगर वो अपनी क्रिएटिविटी को पुश नहीं कर पा रहे हैं, सपोज कीजिए उनके पास कोई टैलेंट है, सपोज करो कि उन्हें पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, अगर वो पुश नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उन्हें पुश करेंगे तो डेफिनेटली वो उस चीज में एक्सेल करते हुए दिखे जा सकते हैं। बट समाओ आपको सपोर्ट करना होगा। रथ, रथ यहाँ दिखाता है प्रोग्रेशन को, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना। थोड़ा स्लो जरूर है, मैं ये नहीं कहता कि अश्विनी नक्षत्र की तरह नहीं है ये कि भाई हमें चीजें फटाफट से करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, तय समय में करनी है, वो नहीं है। यहाँ जरूर है कि ये चाहते हैं जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़े, या नेचर ही कुछ इस प्रकार का है कि दे प्रेफर अबाउट कि भाई हाँ जो चल रहा है आराम से चलने दो, जल्दी भाग के कहाँ जाना है, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अंटिल अनलेस की 7th हाउस D9 चार्ट में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, या 7th हाउस का स्वामी बहुत बुरे भाव में ना हो, तब तक ये एक बहुत सुंदर नक्षत्र है। बिकॉज रोहिणी चंद्रमा का फेवरेट नक्षत्र भी है। चंद्रमा, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, वैसे मैंने रोहिणी नक्षत्र पर डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके चेक करें, प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिलेगा। तो चंद्रमा की 27 जो पत्नियां हैं उन्हें हम 27 नक्षत्रों की फॉर्म में देखते हैं। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा को जो शाप मिला है वैक्सिंग और वेनिंग का, कि वो महीने के आधा दिन तो बढ़ते हैं, आधा दिन घटते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की जब बात करें तो वो कहीं ना कहीं यहीं से आता है। उसकी जो कहानी है या टेक्स्ट में जो बातें लिखी गई उस प्रकार से है कि चंद्रमा रोहिणी के पास अधिक समय तक रहने लग जाते हैं, उन्हें अत्यधिक प्रेम करते हैं या उनके मोह पाश में ज़्यादा बंध जाते हैं। फिर जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, या जो सबसे बड़ी बहन ज्येष्ठा जो है, वो प्रजापति के पास जाती है, इनके पिता के पास जाती है और शिकायत करती है कि चंद्रमा जो है हम सभी को बराबर समय नहीं दे रहे हैं। फिर वहां से इन्हें श्राप मिलता है कि ये 14 दिन बढ़ेंगे, 14 दिन घटेंगे। उस कहानी को बहुत डिटेल में नहीं जा रहा मैं। हाँ, तो ये दिखाता है कि इनके पास एक जेलसी फैक्टर जरूर है। हाँ, वो बहुत डोमिनेटली ना दिखे बट हमेशा रहता है। और एक की इसको ऐसा कह सकते हैं कि कई बार ये, जैसे कि मैंने कहा कि चंद्रमा ने इन्हें बहुत प्यार से रखा है, रोहिणी को अपनी जो सबसे फेवरेट वाइफ आप कह सकते हैं, उस प्रकार से बताया गया है। तो कई बार ये बेवजह नाराज हो जाना, छोटी छोटी बातों में ही थोड़ा सा ऐसा हो जाना कि भाई आपसे एक्सपेक्टेशन आपके लाइफ पार्टनर की बहुत हो सकती है, आप ऐसा कह लीजिए कि कुछ विशेष होगी कि भैया आप मुझे ये चीज मेरे लिए करो। मैं इसको ऐसे कहता हूँ जो प्रेम भाव में चीजें की जाती है कि जिससे हमारा लाइफ पार्टनर अच्छा फील करे, उस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आपके लाइफ पार्टनर की आपसे बहुत ज्यादा हो सकती है, फ्रीक्वेंट हो सकती है। कई बार इस प्रकार का कि उनका जो बिहेवियर आपको थोड़ा बचकाना भी लगे, आप कह सकते हैं। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना, तो ये एक ब्लेसिंग जैसा ही है, इट इज नॉट ऑन द नेगेटिव साइड, यदि आपके 7th भाव के स्वामी रोहिणी नक्षत्र में है। सो यदि आपके 7th भाव के स्वामी यदि मृगशिरा नक्षत्र में है, तो हम किस प्रकार का हमारा लाइफ पार्टनर का नेचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, यदि मृगशिरा में यदि है, तो पहली बात कि ये जो नक्षत्र है, इसके जो कुछ पद है वो वृषभ राशि में आते हैं, और जो कुछ पद है इसके मिथुन राशि में आते हैं। और आगे हम बात करें तो इसके जो रूलिंग प्लैनेट है वो आपके मंगल देव है, मार्स। इस नक्षत्र के साथ जो देवता जिन्हें हम एसोसिएट करके देखते हैं वो आपके सोम देव है। और जो इस नक्षत्र का सिंबल है वो हमारा
आप कह सकते हैं हिरन है। तो अगर हम इसको डिकोड करने की कोशिश करें कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, या हमारे जो लाइफ पार्टनर के नेचर बिहेवियर में किस प्रकार की बातें होंगी। देखिए, पहली बात की हमने कहा कि इसके कुछ पद जो है वृषभ राशि में है और कुछ पद जो है मिथुन राशि में। तो यहाँ से हम कहते हैं कि भाई वीनस की एनर्जी, यहाँ से आप कहते हैं कि मरकरी की एनर्जी। सो एक मार्स का एग्रेशन, सोमदेव और सिंबल। पहले मैं सोमदेव की बात करूं। सोमदेव जो है वो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं समहाउ, वो समहाउ सभ्यता को दिखाते हैं, लाइफ में प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी लाइफ की जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव वाइब है, उन्हें हम लोग सोमदेव से जुड़कर देखते हैं। मैंने मृगशिरा नक्षत्र में बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे जाके जरूर देखिएगा, आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, एक बात तो इस प्रकार का जो एक प्रोग्रेशन जीवन में कुछ करना है, वो आप अपने लाइफ पार्टनर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाम में ही लिखा मृगशिरा की हिरण का जो सिर है वो सिंबल है। अब हिरण जो है वो कि एक तो एक ऐसा कहते जीव है जो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, खोजी प्रवृत्ति, क्यूरियोसिटी आप कह सकते हैं, और एक सॉफ्टनेस। हिरण को देख के लगता है कि हाँ बहुत प्यारा सा जानवर है। तो जो नेचर है आपके लाइफ पार्टनर वो दिखाता है कि शी और शी इज वेरी काइंड, वेरी सॉफ्ट हार्टेड, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना, कोई अगर कुछ काम कहे तो करना, लोगों की बातों को सुनना, बहुत ज़्यादा रिटेलिएट ना करना, एक्सेप्टेंस लेकर आना, ये बहुत सुंदर क्वालिटीज है जो मृगशिरा नक्षत्र में है। जब हिरण की बात कर रहे हैं हम लोग कि हिरण जो एक इस प्रकार का व्यक्ति, इस प्रकार का जीव है जो कि हमेशा जंगल में घूमता रहता है। बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि आपको हिरण कभी एक जगह स्थिर देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलता है, बट ज़्यादातर उसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो घूमता रहता है। हिरण के पास या हिरण से एक एसोसिएटेड है, हम बोलते हैं कस्तूरी, जो हिरण के अंदर ही है। आपने सुना भी होगा कई बार टेक्स्ट में पढ़ा हो कि हिरण हमेशा एक जो खुशबू, एक महक अपने चारों तरफ जो आती है उसे ढूंढता रहता है, जीवन भर ढूंढता रहता है, जबकि उसे पता है नहीं है कि वो कस्तूरी की जो खुशबू है, जो महक है, उसके अंदर से आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये कि खुद को लाइफ में बाहर लाना कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ये जो कशमकश है जीवन में, ये आपके लाइफ पार्टनर का नेचर दिखाता है, जो एक हिरण का नेचर। जबकि फिर मैंने कहा कि हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ों को करने की, नया कुछ करना, और साथ ही ये भी है कि वो ये नहीं जानता कि जो खुशबू आ रही है उसके अंदर से आ रही है। सारी जो सेल्फ रिलायंस है, जो पोटेंशियल है, उसके अंदर है, जो उसे वो बाहर ढूंढ रहा है। तो कई बार ये कि किसी की बातों में आ जाना, फिर डिसीजन ले लेना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इजीली किसी की बातों में मैनिपुलेट हो जाना, दैट इज द मृगशिरा नक्षत्र। तो ये दिखाता है आपके लाइफ पार्टनर का नेचर। और साथ ही ये भी कि कई बार ये इस प्रकार के होते हैं कि जो अपनी गलतियों से नहीं सीखते। मान लो गलती कर दी, बिकॉज आप समझिए जो मूल नेचर वो किस प्रकार का है कि अगर हम मार्स के एग्रेशन की और इसको कंबाइन करें तो आप उन्हें फिर कितना भी समझाएं कि नहीं ये जो तुमने किया है या जो आप कर रहे हैं ये गलत है, ये सही नहीं है, आप किसी की बातों में आकर मैनिपुलेट हो रहे हैं। इट इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड द सिंबल हिरण। तो ये जो एग्रेशन है ये उनको, और एक बात ये कि जो वृषभ स्थिर राशि है, तो ये जो दिखाता है कि उनका थॉट प्रोसेस जो है वो एक डायरेक्शन में आके फिक्स हो गया है कि फिर वो सुन नहीं पाते, सुन लेते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते कि जो सामने वाला कह रहा है, जो मेरा अपना कह रहा है वो सही है, बजाय जो कोई और कह रहा है। तो ये जो विचारों को लेकर कश्मकश, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत होना, दिस इज व्हाट द मृगशिरा नक्षत्र। बट ये जरूर है कि ये इस प्रकार के व्यक्ति विशेष है कि जब तक सेवंथ लॉर्ड आपका बहुत बुरे हाउसेज में नहीं बैठा है, नवमाश में बहुत ज्यादा विषम स्थितियों में नहीं है, तो आपके लाइफ पार्टनर ऐसे होंगे जो आपकी बात सुनेंगे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा कभी नहीं करना। बुरा सोचना तो बहुत दूर की बात है, कभी सोच ही नहीं। दे आर व्हाट वी कैन से, दे आर द वन ऑफ द प्योरेस्ट सोल वी कैन से। मेरे हिसाब से अगर मैं नक्षत्रों की बात करूं तो मुझे लगता है कि मृगशिरा नक्षत्र के जातक जिनका चंद्रमा मृगशिरा में है, लग्न मृगशिरा में है, या जिनका लग्न या चंद्रमा या दोनों मूल नक्षत्र में है, तो दे आर द प्योरेस्ट सोल, उसी में से ये है। पर हम जानते हैं कि प्योरेस्ट सोल जो है, अगर हम किसी को कह रहे हैं कि प्योरेस्ट सोल अगर वो है, तो फिर उनके लिए भी दिक्कतें हैं कि वो सोसाइटी उन्हें कैसे देखती है, वहां उन्हें कैसे एक्ट करना है, खुद को कैसे एस्टेब्लिश करना है, उसमें हमें दिक्कतें रहती है। तो खुद को
इस सोसाइटी में एस्टेब्लिश कर पाने में, इस समाज के हिसाब से, जो समाज से बेटर मैं कहूँगा, इस कलयुग में खुद को एस्टेब्लिश करने में उनको दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही अगर हम बात करें, अगर मान लो कि हमने कहा कि जो मार्शन एग्रेशन है, यदि मान लीजिए कि आप उन्हें डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट से मतलब कि आप उन्हें दिशा देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो जो मार्शन एग्रेशन है उनका, ये जो मार्शन एनर्जी जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा है ऑब्वियसली, उसे आप चैनलाइज कर सकते हैं। मतलब उन्हें हमेशा, मेरे हिसाब से आप कह सकते हैं कि हमेशा उन्हें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी, चाहे वो कभी पिता के रूप में हो, माता के रूप में हो, पति पत्नी के रूप में हो, कोई ना कोई उन्हें जीवन में हमेशा चाहिए जो उन्हें गाइड करे, बिकॉज अदरवाइज तो फिर वो हिरण की तरह हमेशा घूमते ही रहेंगे, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे कि उनकी लाइफ का जो मेन पर्पज है वो क्या है। जैसे मैंने कहा कि गलतियों से सीख नहीं पाते हैं। तो ये छोटा सा मेरा एनालिसिस था। यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी मृगशिरा नक्षत्र में है तो आप अपने लाइफ पार्टनर का नेचर कुछ इस प्रकार का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी यदि वो आर्द्रा नक्षत्र में है तो किस प्रकार का आप अपने लाइफ पार्टनर का नेचर या बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, यदि आपके सप्तम भाव का स्वामी यदि आर्द्रा नक्षत्र में है, आर्द्रा नक्षत्र में है, तो देखिए, पहली बात कि ये जो नक्षत्र है ये पूर्ण रूप से मिथुन राशि में आता है, डुअल साइन, एंड मिथुन राशि के स्वामी जो आपके मरकरी है, तो मरकरी की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी यहाँ। दूसरी बात कि इस नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट है वो राहु है। थर्ड वन, हर नक्षत्र के जो डीटी देवता होते हैं वो यहाँ है, वो रुद्रदेव है। और जो सिंबल है वो है, आप कह सकते हैं कि आंसू, टीयर्स। देखिए, इन कॉम्बिनेशन से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या किस प्रकार से हमारा लाइफ पार्टनर का जो नेचर है वो जान सकते हैं। देखिए, पहली बात कि आप इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट है वो राहु है, तो ये तय है कि आपके लाइफ पार्टनर के पास बहुत तरह की स्किल्स होगी जो कलयुग में रिक्वायर्ड है। ही और शी कैन मैनिपुलेट थिंग्स, ही और शी नो कि कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। राहु एंड मरकरी, ये जो कॉम्बिनेशन है, दे हैव वेरी एक्सट्रीम गुड कॉम्बिनेशन स्किल्स। किसी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ कॉम्बिनेशन बहुत रिक्वायर्ड है, या अगर वो किसी ऐसे फील्ड में है कम्युनिकेशन बेस्ड तो वहाँ बहुत अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। अपनी बात को कैसे रखना, जो कहते हैं ना वाक पट्टता जो है, वाक पटुता जो है, वो उनके पास वो गिफ्टेड है वो। इसके अलावा कई बार राहु का जो सेकंड साइड जो है, दैट इज द इल्यूजन, भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। कई बार उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखी जाती है। कई बार किसी की नहीं सुनना। देखो, थोड़ा उसको आगे जोड़े हम लोग, मान लीजिए कि जो रुद्रदेव है ये डिस्ट्रक्शन को दिखाते हैं, ये फियरी साइड को दिखाते हैं। डिस्ट्रक्शन का मतलब मेरा है कि चीजों को वापस नए सिरे से स्टार्ट करना, दैट इज द मेन रोल ऑफ रुद्रदेवा। तो आपके लाइफ पार्टनर के पास अनडाउटेडली स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होगा, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी होगी, पर समहाउ जो ये मैं बातें कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस कब बदल जाए इसका पता नहीं। दूसरा कि किसी की बात को नहीं सुनना, दैट इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ राहु मरकरी एंड डुअल साइन। डुअल साइन का मतलब यही है कि ये एक द्विस्वभावी राशि है, मिथुन राशि, तो ये दिखाता है कि उनका बिहेवियर हमेशा फिक्स नहीं रहता है। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक तो होता है जनरली हमारा ऑफिस में बिहेवियर अलग होता है और घर पे बिहेवियर अलग होता है। ऑब्वियसली एक ह्यूमन नेचर है, ये होना भी चाहिए, बट घर में भी हम 4 दिन इस प्रकार से हैं, 10 दिन उस प्रकार से हैं, 1 महीना हम अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं। जो हमारी मेंटल एनर्जी कह लीजिए, हमारी जो मूड
मूड फ्लक्चुएशन की जो आप कह लीजिए जो का जो नेचर है उस प्रकार का आप लाइफ पार्टनर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हों। उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है। अगर सप्तम भाव का स्वामी सही भाव में बैठा है तो डेफ़िनेटली ये बहुत स्ट्रांगली काम करता हुआ देखा जाता है। यदि 7th लॉर्ड आपके 6th हाउस में बैठे हैं, आर्द्रा नक्षत्र में अगर हैं, या 7th लॉर्ड आपके 10th हाउस में आर्द्रा नक्षत्र में अगर है, तो ये बहुत अच्छा है करियर को लेकर। आपके लाइफ पार्टनर जो करियर में एक्सेल करते हुए देखे आते हैं, एक बड़ी टीम को ईज़िली हैंडल करते हुए देखे आता है। को उन्हें अगर टास्क असाइन किया जाता है तो वो तय समय में उसको करने की कोशिश करता है। दे ऑलवेज़ वांट कि लाइफ में कुछ-कुछ करना है। उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे और खुद से बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही ये जो सिंबल है टीयर्स, आंसू, ये इस प्रकार का है, 2 तरह से दिखाता है। एक तो कई बार हम लोग खुशी के मारे जो हमारी आँखों से आंसू आते हैं, जो प्यूरिफिकेशन को दिखाता है, वो पार्ट है। एक ये कि हमने जीवन में इतनी गलतियाँ करी हैं, या हम गलतियों से नहीं सीख रहे हैं कि हमारा जीवन पर्यंत जो है, हम हमेशा दुःख वाले फ़ेज़ में ही हैं। हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कई बार ऐसा है कि आपके लाइफ़ पार्टनर इस प्रकार का हो सकता है कि वो गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, बार-बार गलतियाँ रिपीट कर रहे हैं। जिनकी बात सुननी चाहिए, फैमिली वन, क्लोज़ वन, या जो भी समझदार व्यक्ति विशेष है परिवार में, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। और जो राहु का सेकंड साइज़ है कि आपके सामने एक थिन लाइन क्रिएट कर देता है, एक थिन पर्दा क्रिएट कर देता है कि हम उस पर्दे की उस तरफ नहीं देख पा रहे हैं कि कौन हमारे लिए जीवन में सही है, कौन हमारे लिए जीवन में गलत है। फिर हम किसी और के बहकावे में आकर, बिकॉज़ राहु मरकरी इज़ द not only it is the strong analytical ability they have, strong reasoning power they have, but somehow कई बार जो मैंने बार-बार मैं कह रहा हूँ, बार-बार बोल रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस होता हुआ दिखा जाता है। उसकी वजह से जो जो जीवन है हमारा, वो थोड़ा-सा नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो जाता है। हमारी गलतियों की वजह से हम जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं, ये आप कह सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कि ये राहु को अगर वो चैनलाइज़ करना सीख जाएँ, तो ये वही नक्षत्र है जो जो रूट से बिल्कुल स्क्रैप से, ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हुए दिखे आते हैं। तो रिमेंबर, कलियुगा इज़ व्हाट गवर्न्ड बाय द राहु। और ये अगर आप चाहते हैं कि या आपका लग्न इस प्रकार का है, या आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो आपको इस प्रकार का बनाता है कि आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो कि जो हमेशा एग्रेसिव हो, करियर को लेकर, काम को लेकर, बड़े एम्बिशन हो, बड़े सपने हो उसके, तो फिर आप ब्लेस्ड हैं। आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है कि आप दोनों मिल के जीवन में बहुत सारे काम आए करते हुए दिखाते हैं। स्पेशली मैं कहूँगा, स्पेशली जो फाइनेंशियल साइड है उसको आप स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखा सकते हैं। तो उसके लिए आपको चेक करना होगा कि आपका मून किस नक्षत्र में है। मैंने चंद्रमा अलग-अलग नक्षत्रों पे, जैसे कि आद्रा नक्षत्र में है, 27 नक्षत्रों में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप जाके उन्हें ज़रूर देखें। तो ये मेरा छोटा-सा एनालिसिस था, यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी यदि वो आर्द्रा नक्षत्र में है तो। सो यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी यदि वो पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो आपके लाइफ पार्टनर के ट्रेट्स कह लीजिए आप, उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा, उसके बारे में लोग जानते हैं। देखिए, यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी यदि पुनर्वसु नक्षत्र में है तो देखिए, ये नक्षत्र के शुरुआती जो चरण है वो हमारे मिथुन राशि में आते हैं, जमुनाई में, और आखिरी जो चरण है वो आते हैं हमारे कैंसर में, कर्क राशि में। तो आप जरूर चेक करें, क्योंकि अगर कर्क राशि में है तो आपको जो मून का इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, और यहाँ है तो जो प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंस है मरकरी का आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो रूलिंग प्लैनेट है इस नक्षत्र के वो जुपिटर है, बृहस्पति है। साथ में जो देवता, जो डीटी एसोसिएटेड है वो माता अदिति है, देवी अदिति है। और जो सिंबल इस नक्षत्र से जोड़ा गया है, एसोसिएटेड है, वो है एक कुत्ता है जो हम कहते हैं कि तरकश, इस पर तीर रखे जाता है, तो तरकश। अब देखिए, इससे हम लोग क्या क्या चीजें गवर्न कर सकते हैं, क्या क्या चीजें बता सकते हैं, जज कर सकते हैं, वो वाली बात करते हैं।
पहली बात देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र जो है, अनडाउटेडली ये यहाँ जुपिटर का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है, रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। तो इसमें कोई संशय नहीं होगा कि जो आपके जीवन साथी हैं वो बुद्धिमान होंगे, उनमें निर्णय लेने की असीम क्षमता होगी, साथ ही साथ एक सॉफ्टर साइड, एक इंटेलिजेंस, एक सहजता, लोगों से कैसी बात करनी है, कैसे अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, सबको खुश रखना है, एक दयालु भाव उनमें जरूर होगा। वो चीजों को तोल मोल करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे। ये उस प्रकार के व्यक्ति से होते हैं कि जो एक रास्ते में चलते हैं, अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बोलते हैं हम लोग कि भाई सीधा घर से ऑफिस गया बंदा, आपस घर से ऑफिस से घर आ गया, उस प्रकार का होता है। लोगों के ताम झाम में पड़ने की उनकी इच्छा नहीं होती, लोगों के लड़ाई झगड़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, खुद पे फोकस, खुद को कैसे ग्रो करना है, खुद में क्या सुधार लाने हैं, उस प्रकार का आपका लाइफ पार्टनर का नेचर हो सकता है। तो ये एक तरह की ब्लेसिंग है, बिकॉज पुनर्वसु इज नॉट द भगवान श्री राम का चंद्र नक्षत्र है ये। तो आप, हाँ, एक और बात की, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स जो है उनके बहुत स्ट्रांग होंगे, उनकी आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रांग होगी। अगर आप उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर वो रिटेलिएट करेंगे, बिकॉज रीजन इज व्हाट की, एक चीज समझिए आप लोग, जुपिटर यहाँ पर है तो मैंने कहा कि बुद्धिमत्ता है उनके पास, पर मरकरी एंड जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है, अगर मान लीजिए आपका जो सप्तम भाव का स्वामी है वो शुरुआती नक्षत्रों में, शुरुआती चरणों में है इस नक्षत्र के, तो मरकरी और जुपिटर की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी कि आपके लाइफ पार्टनर ऐसे होंगे कि उनके पास बुद्धि कौशल है, साथ ही उनके पास रीजनिंग एबिलिटी भी है। वो जानते हैं कि मुझे इस कलयुग में खुद को कैसे रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो श्री राम के आदर्श हैं कि बिल्कुल हमें सीधा ही बन के रहना जीवन में, वैसा भी नहीं। वो जानते हैं कि कहाँ मुझे कितना बोलना है, किससे कितनी बनानी है। इज द क्वालिटी ऑफ मरकरी, इट इज द रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। पर वही मान लीजिए आपका चंद्रमा जो है, सॉरी, आपका सप्तम भाव का स्वामी यदि आखिरी नक्षत्रों में है, चंद्रमा के पदों में अगर है, मतलब कि यदि आपका पुनर्वसु नक्षत्र कर्क राशि में पड़ रहा है, तो फिर ये जो सौम्यता है ये डोमिनेंट हो जाएगी, बजाय कि जो इंटेलेक्ट है। मतलब कि आपको अपने लाइफ पार्टनर में फिर सौम्य वाला पार्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। और जुपिटर जो मून का जो कंजंक्शन है, ये जो एनर्जी है, ये गज किसरी योग का निर्माण भी करती है। देखिए आपके लाइफ पार्टनर ऐसे होंगे जिनकी सभी लोग तारीफ करते हुए देखे जाएंगे। हम कहते हैं कि गज किसरी योग से मतलब ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए किसी के बर्थ चार्ट में सच में गज किसरी योग फलित हो रहा है, सही हाउसेस में है, सब तरह की सिचुएशन बन रही है, तो आप फिर उस प्रकार के हैं कि आपके चले जाने के बाद भी लोग आपको जीवन पर्यंत याद रखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा समझदार व्यक्ति था। आपके लाइफ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनसे आपकी पूरी फैमिली चीजें डिस्कस करती हो, या उनके डिसीजंस अगर आप भी उनके डिसीजन मानते हैं, उनकी आइडियोलॉजी अगर आप भी चलते हैं, तो यू फील कि आप थोड़ा सा लाइट फील करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मुझ में भी कुछ सुधार हो रहा है। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ पुनर्वसु नक्षत्र। बट हाँ, जैसा कि यहाँ दयालुता वाला भाव भी है, तो कई बार आप के लाइफ पार्टनर बहुत एक्सट्रीम दयालु हो जाते हैं, किसी की भी मदद कर देते हैं बिना सोचे समझे। कई बार फिर चीजें इस डायरेक्शन में आती है कि जो उनका जो मूल नेचर है, जो सॉफ्टनेस उनके पास है, उसकी वजह से ही वो प्रॉब्लम में पड़ते हुए दिखे जाते हैं। लोगों की हेल्प करने निकले, वहां से उन्हें दिक्कतें होंगी, या कई बार वो लोगों को जज नहीं कर पा रहे सामने वाला इंसान कैसा है, क्या वो उनके लिए सही है, क्या वो उनके लिए सही नहीं है। तो यहां जरूर थोड़ा सा ये नक्षत्र थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है इस कलयुग के हिसाब से। तो फिर आपके लाइफ पार्टनर को हमेशा कोई ना कोई मेंटोर की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो पहले पिता के रूप में हो, माता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, और जीवन पर्यंत हमेशा होंगे कोई ना कोई गाइड करने वाला जरूर होगा। वो खुद से कभी भी ऐसे डायरेक्शन में नहीं जाएंगे जो नेगेटिव साइड में हो। मतलब कि आप कह लीजिए, इसको अगर एक भाषा में कहूँ कि क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे, हमेशा अपने आप को दायरे में रखेंगे कि उन्हें उनकी लिमिटेशंस पता है। वो जानते हैं कि जो समाज है, सोसाइटी जो है, ये दुनिया जो है, मुझे अपनी लिमिट पर रहकर ही चीज़ों को करना है, तभी ये मुझे अप्रिशिएट करेगी, तभी मुझे जानेगी।
तो इतनी तरह की ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। माता अदिति, देवी अदिति को हम सृजनता से जोड़कर देखते हैं, क्रिएटिविटी से जोड़कर देखते हैं, सौम्यता से जोड़कर देखते हैं। चंद्र की सौम्यता जो है वो थोड़ा सा मातृत्व मदर साइड की है, मदर वाला जो नर्चरिंग पार्ट है वो है। माता अदिति की जो सौम्यता है वो उस तरह से है कि बिहेवियर में हमारे, हम किसी से मिलते हैं तो बहुत सॉफ्टली मिलते हैं, बहुत बहुत खुश होते हैं उसको देखकर। कोई मेहमान अगर हमारे घर में आता तो तब भी हम उसको देख के खुश होते हैं। इस प्रकार का आपका लाइफ पार्टनर का नेचर हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये जो बातें बोल रहा हूँ ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबल है। हाँ, एक ही केस में पॉसिबल नहीं है कि आपका सेवंथ लॉर्ड जो है वो अगर बहुत बुरे हाउसेज में, सही हाउसेज में नहीं है। मैंने सेवंथ लॉर्ड इन ऑल हाउसेज पे वीडियो बनाया, आप जरूर जाकर चेक करें। या फिर ऐसी स्थिति में है कि D9 में भी बहुत विषम परिस्थितियों में है, सेवंथ लॉर्ड केतु से कंजंक्ट है, राहु से कंजंक्ट है, तो फिर चीजें अलग हो सकती है। अदरवाइज एक तरह की ब्लेसिंग है। ये तर्कश हमेशा ये दिखाता है कि जिसमें बहुत सारे बाण हैं, जिसमें बहुत सारे आइडियाज हैं आपके लाइफ पार्टनर के पास, उनमें बहुत ज्यादा पेशेंस है। अगर आप उन्हें एक बार कुछ कह भी देंगे तो वो सुन लेंगे, पहले उससे पहले एनालाइज करेंगे कि हाँ मैं रिएक्ट करूँ या ना करूँ, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। मतलब कि एक जिम्मेदार, एक रेस्पॉन्सिबल इंसान अगर मैं कहूँ तो आप कह सकते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। हाँ, मैं तर्कश की बात कर रहा था कि उनके पास बहुत तरह के आइडियाज हैं, या आप ऐसा कह लीजिए कि जो मैंने रखी बात की बाउंड्री में, सॉरी, जो मैंने कहा कि बात जो कि हमेशा एक एक तय एरिया में खुद को रखते हैं, उस बाउंड्री लिमिटेशन जानते हैं कि उसके आगे नहीं जाना है, उसके बाहर नहीं जाना है। और ये पॉजिटिव साइड पे ही है, ऐसा नहीं कह रहा कि वो लिमिटेड है, खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, वो बात नहीं कर रहा। दैट इज व्हाट द तर्कश। सो ये छोटा सा एनालिसिस था मेरा। यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी पुनर्वसु नक्षत्र में है तो आप इस प्रकार का नेचर अपने लाइफ पार्टनर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी यदि पुष्य नक्षत्र में है तो आपके लाइफ पार्टनर के ट्रेट्स कह लीजिए, बिहेवियर, उनका नेचर कैसा होगा, आइए हम लोग जानते हैं। तो आपके सप्तम भाव के स्वामी यदि पुष्य नक्षत्र में है तो बेसिकली ये जो नक्षत्र है ये कर्क राशि में पड़ता है। तो यहाँ मून की जो एनर्जी आप देखेंगे लाइफ पार्टनर के बिहेवियर में, साथ ही इस नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न है, शनिदेव। हर एक नक्षत्र से कोई ना कोई देवी देवता एसोसिएटेड होते हैं। यहाँ जो है वो स्वयं बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति है, जुपिटर है। तो इस नक्षत्र का जो देवता है वो जुपिटर, गुरुदेव बृहस्पति है। और इसका जो सिंबल इस नक्षत्र का वो है गाय का थन, गाय का थन। अब देखिए, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ देखेंगे बेसिकली आपको सैटर्न मून की एनर्जी का कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन, जुपिटर का विजडम, और जो सिंबल है इससे हम कुछ चीजों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है, ये तय है कि पुष्य नक्षत्र एक ब्लेस्ड नक्षत्र है, एक शुभ नक्षत्र है। आपने सुना भी होगा कि हम लोग जो ज्वेलरी खरीदते हैं दिवाली से पहले वो पुष्य नक्षत्र में खरीदी जाती है, तो शुभ नक्षत्र माना जाता है एक तरह से। पर यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो आपके लाइफ पार्टनर ऐसे कुछ हो सकते हैं जो ज्यादा इमोशनल साइड में हो, जो जब कोई डिसीजन ले रहे हो या चीजों को अगर सोच रहे हो तो वो ज्यादा दिल से सोचते हो बजाय इसे दिमाग से। मतलब उनके पास ये ट्रेट नहीं है कि मैनिपुलेशन करना है, बहुत ज़्यादा हमारे जो रीजनिंग एबिलिटी है उसे यूज करना है, अलग अलग तरह की अप्रोच लगानी है, उस तरह से नहीं है। वो हमेशा मन से सहज होकर काम को अंजाम देने की कोशिश करता है, एक अच्छी बात है। दूसरी बात की सैटर्न और मून का जो रोल है वो इस प्रकार का है, कंजंक्शन इस प्रकार का है कि वो इस प्रकार के हो सकते हैं कि कई बार ऐसे व्यक्ति विशेष जो भावनात्मक रूप से थोड़े से पीछे हो। मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि हो सकता है वो अपनी बात को सामने नहीं ला पाते हो, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को किसी सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो उनके अंदर ही दबे हुए रह सकते हैं। तो सैटर्न इज व्हाट? सैटर्न इज द रिस्ट्रिक्शन, सैटर्न इज द स्ट्रगल, सैटर्न इज द डिले। तो भावनात्मक रूप से आप थोड़े से डरे सहमे से, कई बार ऐसा कि आप में जो कॉन्फिडेंस है वो काफी
कम फील होता हुआ दिखा सकता है आपका लाइफ पार्टनर में। हाँ, सैटर्न और जुपिटर का जो इन्वॉल्वमेंट ये दिखाता है कि शनिदेव हो चाहे जुपिटर हो, दोनों के दोनों स्लो मूविंग प्लैनेट है। शनिदेव जहाँ एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, जुपिटर वहीं एक राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं। तो जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपके विचार हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो काफी हद तक तटस्थ हो सकता है, काफी हद तक स्थिर हो सकता है। उसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर ने ये मान लिया कि ये चीज सही है, कई सालों से वो चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये चीज सही है, तो फिर आप उन्हें इजीली कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि नहीं ये सही नहीं, ये गलत है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर, पहली बात तो ये दिखाता है कि लाइफ पार्टनर आपके धार्मिक होंगे। मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर किसी एक पर्सन में बहुत फेथ है, जैसे कि वो किसी एक देवी देवता की बहुत पूजा करते हैं। उसको एग्जाम्पल तौर पर ऐसे लीजिए कि मान लीजिए कि आपका लाइफ पार्टनर किसी एक्स पर्सन में बहुत फेथ है, उन्हें बहुत मानते, बहुत पूछते हैं उनको। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए उस व्यक्ति विशेष ने जीवन में कोई गलत काम कर दिया, फिर आप आपके लाइफ पार्टनर को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि नहीं वो गलत है, वो सही नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी फिक्स्ड है, उनके विचार फिक्स्ड है, क्योंकि भावनात्मक रूप से शनिदेव और जो चंद्रमा का ये जो कंजंक्शन है, ये दिखाता है कि जो मैंने सोच लिया एक बार, या जो मैंने एक बार मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बिठा ली कि हाँ चीजें ऐसे ही होती है, तो फिर उसको बदल पाना बहुत मुश्किल है। तो कई बार ये व्यक्ति उस प्रकार के सोचते हैं कि जो गलत बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, या गलत किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना, इमोशनल डेप्थ जो है वो थोड़ी सी एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा रिजिड है, और फिर इसकी वजह से ये नहीं क्लियर कर पाना कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, कौन मेरे लिए सही, कौन मेरे लिए गलत है। यहाँ हमेशा एक थिन लाइन, एक पर्दा रहता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? सैटर्न इन द मून। जुपिटर जो कि यहाँ पर एक आपके देवता है, तो ये जरूर है कि आप अंदर से इस प्रकार के आपके लाइफ पार्टनर होंगे जो लोगों को देखकर खुश होते होंगे, तो मेहमान अगर घर आता तो खुश होते होंगे, तो उनसे बहुत सहजता पूर्वक बात करते होंगे या कोशिश करते होंगे। तो सैटर्न का इन्फ्लुएंस में मना नहीं करते, सैटर्न अगर है तो थोड़ा सा रूडनेस हो सकता है, बट अंदर से भावनात्मक रूप से ये तय है कि उस प्रकार के हैं कि अगर वो अच्छा है तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं, लोगों को जज नहीं कर पाते हैं। जहाँ कलयुग में ये चीज है कि उन्हें कोई आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, उन्हें अपनी बातों में ले सकता है। हम कहते हैं आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं लोगों के साथ, कि किसी ढंग से कॉल किया, कॉल के थ्रू ही उन्होंने ट्रांजेक्शन करवा लिए। तो इस प्रकार के कुछ जीवन में उनके घटनाएं घटित हो सकती है। मैं ये नहीं कहा कि फ्रॉड होगा, बट किसी भी तरह इमोशनल फॉर्म में हो, मान लो फ्रॉड, फाइनेंशियल फॉर्म में हो, या किसी और तरीके से किसी की बातों में आ जाना, बहकावे में आ जाना, आप ऐसा कह सकते हैं। मून है तो अनडाउटेडली आपके लाइफ पार्टनर ऐसा है कि उनमें स्ट्रॉन्ग नर्चरिंग क्वालिटी है। तो उसको आप आगे देखें तो सिंबल जो है गाय का थन है। गाय एक ऐसा जीव है जिसका जन्म ही सबका पोषण करने के लिए हुआ है। थन उसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने कई बार देखा भी होगा वीडियो की फॉर्म में, इवन लाइव भी देखा होगा, कि गाय एक ऐसा जीव है जो दूसरे जानवरों को भी अलाउ करता है कि आप मेरा दूध पी लीजिए। तो ये जो पोषणता वाला भाव है, और जो चंद्रमा की जो सौम्यता है, ये आपके लाइफ पार्टनर में डेफिनेटली है। आपके लाइफ पार्टनर इस प्रकार के हो सकते हैं कि अगर आप इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, आप उनके पास जाके बैठते हैं, उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं, अगर आप हैं तो वो आपको प्रॉपरली हील कर सकते हैं। जो एक मदर जो नर्चर करती है ना, उस प्रकार से आपका लाइफ पार्टनर आपको नर्चर कर सकता है। हाँ, बस आपको समझना होगा। हाँ, यदि आप एक ऐसा पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपका चंद्रमा या आपका लग्न ऐसे नक्षत्रों में है जो प्रैक्टिकलिटी की तरफ है, राहु के नक्षत्र हैं, मरकरी के नक्षत्र हैं, तो फिर आपको लगेगा कि मेरा लाइफ पार्टनर तो थोड़ा डम सा है। डम सा मतलब कि आप तो देख रहे चीजों को प्रैक्टिकल वे में है, पर वो चीजों को देख रहा है इमोशनल वे में। तो फिर एक जो आइडियोलॉजिकल गैप कह लीजिए, वाद विवाद कह लीजिए, डिबेट कह लीजिए, वो बढ़ती हुई दिख जाती है। पर आप चाहते हैं कि जीवन में एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले आपको जो आपके इमोशंस को समझे, या आपका चंद्रमा इस प्रकार से लिंक्ड है, या आपका लग्न इस प्रकार से लिंक्ड है कि जहां आपके लिए इमोशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, जहां आप चाहते हैं कि नहीं जीवन में साथ बैठ के खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका ज्यादा इंक्लिनेशन उस डायरेक्शन में है कि फैमिली इज मोर इंपॉर्टेंट, एक्चुअल हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट, इनर हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट, देन ये जो लाइफ पार्टनर है आपके लिए ब्लेस्ड होंगे।
देखो, ये समझिएगा कि आप इन्हें, इनकी आइडियोलॉजिकल डेप्थ को, इनकी इमोशनल डेप्थ को आप बदल नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, हिला नहीं पाएंगे। सब मैंने कहा ना कि आपको लग सकता है कि डम्ब है, कुछ समझ ही नहीं रहे। ध्यान रखिए, वो उस प्रकार के हो सकते हैं कि जो चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ मन से, दिल से सोचते हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाते हैं। उनमें पूरा भाव है कि चीज़ों को दे देना। हाँ, उनकी लाइफ में इनिशियल हाफ में या मैरिज के स्टार्टिंग में भी आप कह लीजिए, उनकी लाइफ में एक इमोशनल स्ट्रगल हमेशा रहेगा, एक इमोशनल डिटैचमेंट हमेशा रहेगा। वो सर्टन मून का कंजंक्ट है, तो अपनी बात अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार वालों से नहीं कह पाना, अंदर ही घुटना, इस तरह से बन सकती है। तो फिर वो चाहते तो हैं कि भाई मैं अपनी बात रखूं, एक्सप्रेस करूं, बट वो उस डायरेक्शन में नहीं हो पाती है, उस प्रकार से नहीं हो पाती, थोड़ी गलत डायरेक्शन में चली जाती है, तो उसकी वजह से फिर जो हस्बैंड वाइफ में थोड़ा इशू होता हुआ देखा जाता है। तो मेन थिंग इज व्हाट कि यहाँ जो इमोशनल गैप है वो दिखाता है एक लाइफ पार्टनर, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी इस नक्षत्र में है तो। हाँ, बट with the time, Jupiter and Saturn, they both heal, because remember Jupiter Saturn है डीले को रिप्रेजेंट दिखाता है, स्ट्रगल को दिखाता है, फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, वो है अपनी जगह। बट साथ या Saturn जो है एक राशि में अगर 2.5 साल रह रहा है तो कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो लॉन्ग रनिंग लंबी जो मैरिज है, जहाँ स्पेशली ऐसा है कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, फिर धीरे धीरे लाइफ सही हो रही है। आप मैरिज को देख लीजिए, आपकी इनिशियल लाइफ से लेकर लास्ट लाइफ तक देख लीजिए। दिस इज व्हाट द पुष्य नक्षत्र। मैंने पुष्य नक्षत्र पे अलग से डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप जाके जरूर देखें उसे, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। सो ये छोटा सा मेरा एनालिसिस था, यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी पुष्य नक्षत्र में है तो। सो यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी यदि अश्लेषा नक्षत्र में है तो माई लाइफ पार्टनर का नेचर, बिहेवियर, ट्रेट किस प्रकार का होगा, आइए हम लोग जानते हैं। सो यदि आपका 7th लॉर्ड अश्लेषा नक्षत्र में है तो देखिए, पहली बात कि ये जो नक्षत्र है ये पूर्ण रूप से आप कह लीजिए जो आपका कैंसर साइन में आता है, कर्क राशि में आता है, या चंद्रमा की एनर्जी, साथ ही जो रूलिंग प्लैनेट इस नक्षत्र के वो आपका मरकरी है, बुध। हर एक नक्षत्र से कोई ना कोई देवी देवता जरूर एसोसिएटेड होता है, तो यहाँ जो एसोसिएटेड है वो आपके नाग देव हैं। और जो सिंबल है वो सरपेंट एनर्जी है, उसको दिखाता है कि कोई एक सांप है जो कुंडली मार के बैठा हुआ है। आई होप आप समझ गए, सांप जो है वो कुंडली मार के बैठा हुआ है, इस प्रकार से कुछ इसका सिंबल है। तो फिर से कहूंगा, कैंसर, मरकरी इज द रूलिंग प्लैनेट ऑफ दिस नक्षत्र। नाग देवता इस नक्षत्र से जुड़े हुए देवता है, और सिंबल है वो आपका कोई सांप है जो कुंडली मार के बैठा हुआ है। देखिए, पहली बात तो बहुत सरल शब्दों में, ये जो एनर्जी है बहुत इंटेंस है, इट इज़ वेरी वेरी इंटेंस एनर्जी। तो आपका लाइफ पार्टनर जो है स्वभाव इंटेंस तो है, और ये भी दिखाता है कि इनिशियल मैरिज लाइफ में स्पेशली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। हम थोड़ा इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ जो कॉम्बिनेशन है वो मून और मरकरी का है। एक्चुअली मून जो है वो सौम्यता, नर्चरिंग पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी इज द प्योरली प्रैक्टिकल, जो ये एक तो बिल्कुल प्योरली इमोशनल है, ये प्योरली प्रैक्टिकल है। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ प्रॉब्लम कि कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एक तरफ तो बिल्कुल हमारा दिमाग इस डायरेक्शन में है आपके लाइफ पार्टनर का कि सब कुछ प्रैक्टिकल करना है, सोचना है, रीजनिंग लगानी है, एनालिटिकल अप्रोच लगानी है, तिकड़म लगानी है। वहीं मन जो है वो हमारा सौम्य डायरेक्शन में है। तो यहाँ अंतर्द्वंद रहता है हमेशा आपके लाइफ पार्टनर के विचारों में, उनका खुद के साथ वो बहुत ज्यादा क्लैरिफाई नहीं हो पाते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है। विचारों के मध्य जो अंतर्द्वंद है वो बहुत स्ट्रांगली काम करता है आपके लाइफ पार्टनर की चार्ट में। अब वो
अंतर्द्वंद इस डायरेक्शन में इस हद तक बढ़ सकता है कि वो मैनिपुलेशन की तरफ चला जाए, चीजों को अपने हिसाब, वो चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हो। बिकॉज रिमेंबर, वैवाहिक जीवन या वैवाहिक रिश्ता ऐसा है जहां पर इमोशनल डेप्थ ज़्यादा ज़रूरी है, सौम्यता ज़्यादा ज़रूरी है, नर्चरिंग पार्ट ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि प्रैक्टिकलिटी। सो मरकरी इज व्हाट प्योरली अ प्रैक्टिकल। तो फिर आपके लाइफ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि जो कि बहुत अच्छे हो पॉलिटिक्स में, बहुत अच्छे हो फ्रेमिंग में, बहुत अच्छे हो चीज़ों को मैनिपुलेट करने में। आप कह सकते हैं, मतलब आप उस प्रकार के हो सकते हैं लाइफ पार्टनर की जिनसे आप चीज़ें छुपा नहीं सकते, उस पर आपकी उनके साथ बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर डिबेट होती हो, कहा सुनी तू मैं, ये पॉसिबल है। आगे बात करें हम लोग कि हाँ नाग देव है इनके देवता, और जो एनर्जी है वो प्योरली सरपेंट एनर्जी है, दिस प्योरली है सरपेंट एनर्जी। अब देखो सरपेंट एनर्जी मतलब पहली चीज की इंट्यूशन, आपके लाइफ पार्टनर का के पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो गया। आप चाहो कि आप उनसे कुछ छुपा लोगे या आप चाहो कि उन्हें कुछ ना बताओ, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे ना कैसे उन्हें पता ही चल जाएगा, या वो जज ही कर लेंगे, या वो सोचने लग जाएंगे कुछ तो गलत है या कुछ तो सही है। उन्हें चीजों का अंदेशा होता है। तो सांप जो है ना, सर्प जो है, नागदेव जो है, वो ये दिखाते हैं कि वो चीजों को सेंस कर लेते हैं। जब सांप चल के आता है बिल्कुल आवाज नहीं होती है, अभी कह सकता है एक कॉइल, मतलब एक सांप तो ना किसी को आगोश में ले लेता है। कॉइल जैसे मान लो सांप इसके चारों लेट गया, लपेट, मान लो कि कोई जगह है, पेड़ है, चारों सांप ने इसको चारों तरफ से लपेट, चारों तरफ उसके लिपट गया वो, तो आगोश में ले लेना। सो दे नो वेरी वेल कि मुझे किसी को कंट्रोल कैसे करना है। मैंने बात रखी पहले ही कि मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रांग है। वो आपसे हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं, डिबेट करते हुए दिखे आ सकते हैं, उन्हें बहुत अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज होगा। बातों में बहुत मुश्किल है कि आप उनसे आगे निकल जाएं, बहुत मुश्किल है ये चीज। सो एक तो बात ये, दूसरी बात कि सरपेंट की जो एनर्जी नेगेटिव साइड में अगर हम देखें तो हम कहते हैं ना कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो आपका सगा नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। तो मैं इसको ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे कह रहा हूं कि सांप जब तक ही ठीक है आपके आसपास, जब तक कि आप उसे प्रोवोक नहीं कर रहे हैं। अगर आप लाइफ पार्टनर को प्रोवोक करेंगे चीज़ों को लेकर, या रिटालिएट करेंगे, उसको उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, डोमिनेंस दिखाएंगे, तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरह से काम भी करता है कि अगर आप चाहते हैं कि लाइफ पार्टनर ऐसा हो कि जो आपको लाइफ में अलग अलग जगह हेल्प करे, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, साथ ही साथ कि लोगों को समझने में, साइकोलॉजी को समझने में आपकी हेल्प करे, तो दे आर द बेस्ट लाइफ पार्टनर्स। आप चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा हो कि जो पूरी तरह से इस प्रकार से हो कि करियर फोकस्ड हो, या जो जीवन में जिसके एम्बिशन बहुत ज़्यादा हो, ड्रीम बहुत बड़े हो, तो ये बहुत बेस्ट पार्टनर है। हाँ, उसके लिए आपको जरूर देखना होगा कि आपका चंद्रमा या आपका जो लग्न है वो मरकरी के नक्षत्रों में है तो अच्छी बात है, या वो अगर राहु के नक्षत्रों में तब भी अच्छी बात है। हाँ, ये जरूर है कि यदि आपका चंद्रमा या लग्न अगर मरकरी के नक्षत्र में है, ज्येष्ठा, रेवती या श्लेषा में अगर है, या राहु के नक्षत्र में है, तो आप में आपस में कहा सुनी बात हो सकती है, बट एट द एंड दोनों एक मत हो जाएंगे, एक राय पे आके बैठ जाएंगे कि हाँ चलो ये ठीक है। यदि आपका जो चंद्र नक्षत्र यदि वो केतु का नक्षत्र है, अश्विनी है, मूला है, इस प्रकार का है, मगा है, तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। फिर क्योंकि केतु की एनर्जी को आप मरकरी की एनर्जी से सिंक नहीं कर पाएंगे, देन देयर इज मोर प्रॉब्लम्स। तो पहली बात तो आपको इनको स्पेस देना सीखना होगा कि आप उनकी, अगर आप चाहेंगे कि हमेशा उनके डोमेन में रहें या उनके डोमेन में घुस जाएं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको उनको स्पेस देना होगा, आपको उनकी बात सुननी होगी, आपको उनको सुनना होगा, समझना होगा, तभी मैरिज लाइफ आप बैलेंस कर पाएंगे। बिकॉज रिमेंबर, जब जब सरपेंट एनर्जी डोमिनेंट होंगी, फिर उस केस में जो उनका कंट्रोल है वो मून से हट के प्योरली मरकरी पे आ जाएगा। मतलब फिर वो भूल जाएंगे कि रिश्ते क्या है, इमोशनल बिहेवियर क्या होता है, नर्चरिंग पार्ट क्या होता है, फिर वो बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचेंगे फिर कि नहीं ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ऐसा कुछ बिहेवियर होता है उनका। वो बहुत अच्छे हो सकते हैं टीम प्लानिंग में, बहुत अच्छे हो सकते हैं लीडरशिप रोल में, एक बड़ी टीम को कैसे हैंडल करना उनको बहुत अच्छे से आता होगा। उनके पास
हर एक सवाल का जवाब हो सकता है और हर एक जवाब का भी जवाब हो सकता है, हर एक जवाब का सवाल भी हो सकता है। मतलब कि जहां एक नॉर्मल इंसान सोचना बंद करता है, उसके आगे वो सोचना शुरू करता है, बिकॉज इट इज प्योरली मरकरी इज कंट्रोलिंग द मून। और फिर मतलब कि आप उसको ऐसा कह दीजिए कि अ, जो हम कहते हैं ना कि एग्जाम्पल के तौर पे कूटनीतिज्ञता या फिर डिप्लोमेसी जो है वो उनके खून में है, आप ऐसा कह सकते हैं। दे नो, दे आर वेरी डिप्लोमेटिक। अगर उनका चंद्रमा, मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर का चंद्रमा अगर मान लीजिए वो भी मरकरी से लिंक्ड है, मरकरी के नक्षत्रों में ही है या राहु के नक्षत्रों में, तो फिर तो डेफिनेट है ये कि आपकी आपके लाइफ पार्टनर के साथ डेफिनेटली कहासुनी होगी। हाँ, यदि उनका चंद्र नक्षत्र यदि सौम्य है, यदि उनका चंद्र नक्षत्र सौम्य है, मतलब कि मरकरी या राहु के अलावा किसी जुपिटर के नक्षत्र में चंद्रमा है उनका, या शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा है, तो फिर आपकी लाइफ धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगी। बट फिर से कहूंगा कि आपको यह चीज सीखनी पड़ेगी, उनको स्पेस देना होगा और आप कुछ उनसे छुपाए नहीं। दिस इज द बेस्ट पार्ट। अगर आप किसी भी तरह से अगर आप मैनिपुलेशन की तरफ बढ़ेंगे, आप चीजों को कंट्रोल करने की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बराबर से रिटेलिएट करेंगे। हाँ, आप चाहते हैं कि उनको साथ लेके कोई बिजनेस करें, कोई ऐसा कुछ करें, लाइफ में आगे बढ़ने की आपकी है कोशिश, तो डेफिनेटली ये आपको सपोर्ट करता होगा। सो ये एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा, जहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि यदि आपका सेवंथ लॉर्ड अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा का मतलब ही होता है आलिंगन, किसी को अपने आगोश में लेना, कंट्रोल कर लेना, दबोच लेना, दैट इज द अश्लेषा। सो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के जो नक्षत्राज है उनको हम लोग आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए मैं इसे रोक रहा हूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।